नमस्कार। इस बार मैं ये नहीं कहूँगी कि इंतज़ार था ना आपको मेरी कहानी का, क्योंकि सच तो ये है कि इस बार मुझे प्रतीक्षा थी कि कब आप आएँ और मेरी कहानी सुनें। तो आज की कहानी समसामयिक है। समसामयिक? कंटेम्परेरी। ये कहानी है एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट की, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा मुकाम हासिल किया था कि उसके आगे कुछ भी पाने की इच्छा ना हो। ये कहा जाए कि उनके बिज़नेस का साम्राज्य बहुत बड़ा था तो गलत नहीं होगा। भारत के कई प्रमुख नगरों में उनके बिज़नेस के शोरूम्स, उनके कर्मचारी बहुत बड़ी तादाद में थे और सभी कंपनियां जितनी भी थीं बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही थीं और इस मुनाफे का एक अच्छा खासा भाग वो अपने कर्मचारी में भी बांट दिया करते थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि उनकी ऐसे नियमों का कितना स्वागत होता था, उनके कर्मचारी कितने खुश थे। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने अपने परिवार को ला कर के ना दी हो, चाहे वो बच्चे हों या उनके निकट संबंधी। तो सब कुछ जो जैसे सुचारू रूप से अच्छा सा चल रहा था। समय तो किसी का होता नहीं ना, समय ने पलटी खाई और ऐसा हुआ कि एक के बाद एक उनकी कंपनी को घाटे होने लगे। शुरू में तो उन्होंने किसी तरह उसको कोशिश की सँभालने की, लेकिन कुछ ही दिनों में उनको समझ में आ गया कि अगर उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज नहीं की, उन्होंने कुछ बदलाव नहीं लाए, तो ये घाटे बढ़ते ही जाएँगे। तो क्या ऐसे किसी भी कंपनी में जब कोई फ़ैसले लिए जाते हैं, वो फ़ैसले लेने के लिए एक बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स होता है, जो इकट्ठे बैठ कर के अपनी मीटिंग्स में ऐसे फ़ैसलों को पास करता है। इनकी कंपनी में भी ऐसा ही था, तो उन्होंने बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई और जब उन्होंने अपने कुछ फ़ैसले सुनाए, जतिन दास जी ने, कि कंपनी को घाटे से बचाने के लिए मेरे ख़्याल से हमें ये सब करना चाहिए। तो पहले उस मीटिंग में एक विरोधी स्वर उभरा। वो एक स्वर 1 से 2 बना, 2 से 3 और आधे घंटे के अंदर बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में से आधे लोग विपक्ष में थे, यानी जतिन दास जी के फ़ैसलों के खिलाफ। जतिन दास जी को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने नज़र घुमाई तो देखा ये जितने लोग बैठे हैं, आराम तलबी से इस नफीस से ऑफिस में, इनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, इनकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखा है, एक एक के परिवार में उनका योगदान है और आज ये मेरे फैसलों की कदर नहीं कर रहे। जतिन दास जी को बहुत धक्का लगा। उस समय अपनी नाराज़गी या अपना दुख या अपना क्षोभ ना जाहिर करते हुए उन्होंने वहाँ से उठना ही उचित समझा। मीटिंग दोपहर को शुरू हुई थी और ज़्यादा खिंच गई थी। उन्होंने कहा कि कल इस बात पे और सोचते हैं, गौर करते हैं, कह के वो उठ चले। शाम हो चली थी। घर का रुख किया। घर में बड़े भारी मन से उन्होंने जाके जब अपनी डाइनिंग टेबल पर अपने परिवार के साथ सारे दिन की चर्चा की, तो बड़े बेटे ने सीधे कहा कि पापा, हमेशा थोड़ी ना होता है कि आपके सारे फैसले ठीक हों। हो सकता है ना इन फैसलों में उनको कुछ गलती नज़र आ रही होगी, तभी तो वो इतने सारे लोग आपके खिलाफ हैं। जतिन दास जी को कुछ उम्मीद थी कि शायद उनके परिवार के कोई लोग उनके लिए, उनके फ़ेवर में कुछ कहेंगे। बाईं तरफ देखा तो उनका छोटा बेटा बैठा था। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी नीची नज़रों ने काफ़ी कुछ कह दिया। बीवी की तरफ नज़र उठाई तो पत्नी ने भी वही किया। दोनों बेटों की तरफ आँख दिखा करके कहा कि वो ठीक ही तो कह रहे हैं। जतिन दास जी मौन होकर के अपना चुपचाप खाना खाकर वहाँ से उठ पड़े। ड्राइवर से चाबी ली और उसे छुट्टी दे दी और घर में कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ करके वो अपनी गाड़ी चला के वहाँ से निकल चले। जब हमारा समय ख़राब होता है ना, तो हमें 2 ही लोग याद आते हैं। या तो माँ याद आती है और या अपना गुरु याद आता है। माँ का स्वर्गवास हो चुका था, तो उन्होंने सोचा कि इस समय गुरु को मिला जाए, उनसे बात की जाए, शायद वो मेरी बात समझ लें, मेरा दुःख समझ लें। और रास्ते में जब वो गाड़ी चला रहे थे, तो उनके मन में ऐसे भाव आ रहे थे कि जीवन में रखा क्या है? जिनके लिए सब कुछ किया, वही मेरे साथ नहीं है। जिस कंपनी को अपना खून पसीना दे कर के मैंने खड़ा किया,
आज उसी के डायरेक्टर्स मुझे गलत बता रहे हैं। मन में दुख शोभ लिए हुए वो जब वहाँ पहुँचे, जो उनके गुरु का स्थान था, शहर से काफ़ी दूर, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा ये देखे कि रात पड़ गई थी और कुछ वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं थी। उनके गुरु जो थे अपने ही घर के बरामदे में शांति से बैठे हुए थे। जतिन वहाँ जाकर ज़मीन पे ही बैठ गए और प्रणाम करके कुछ कहना चाह रहे थे, कह नहीं पा रहे थे। गुरु तो गुरु होते हैं, कई चीज़ें उन्होंने बिना उनके कहे ही समझ ली। जतिन ने फिर भी अपनी बातों को सामने रखा और अपने गुरु से कहा कि जिनको मैंने अपने जीवन का पूरा सार जिनके लिए अर्पित कर दिया, आज वो मेरे साथ नहीं हैं। ना कंपनी, ना कर्मचारी, ना डायरेक्टर्स, ना परिवार के लोग। मुझे एक कारण बताइए कि मुझे क्यों और जीना चाहिए? मुझे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरा मन इतना खिन्न हो चुका है। गुरुजी ने एक ठंडी आह भरी, नीचे देखा। पूरा ठीक कह रहे हो जतिन। अच्छा, ये तुम्हारी जेब में क्या है? जतिन ने अपनी शर्ट की तरफ पॉकेट में हाथ लगाया तो उसमें से निकला एक 500 का नोट। हाँ, तभी उनको ख्याल आया कि वो गुरु के स्थान में आ रहे हैं, कुछ भी लेके नहीं आए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो खाली हाथ आए हों। तो वो निकालते हुए भी उनको थोड़ा-सा संकोच हो रहा था, मगर उनके गुरुजी ने वो नोट उनके हाथ से ले लिया। जतिन ने कहा, वो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं आ रहा हूँ तो कुछ लेके चला आऊँ। ना, ना, ना जतिन, कोई बात नहीं जतिन। ये तो अच्छा हुआ ना, देखो मेरी तो जो धोती है ना कितनी पुरानी होके फट गई है। एक धोती आ जाएगी इसमें, एक धोती आ जाएगी। जतिन ने अपने गुरुजी की तरफ देखा और सोचा कि मैं यहाँ कितने गहरे विचारों में डूब रहा हूँ, इतने दुख से किसी तरह जूझ रहा हूँ और गुरुजी को भी धोती याद आ रही है। खैर सामने तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बोला हाँ गुरुजी, हाँ बिल्कुल धोती तो आ ही जाएगी। और गुरुजी ने फिर उस नोट को अलट पलट करके देखा और कहा कि जतिन, मैं तो सोचता हूँ ना 2 धोती तो आ ही जाएगी। जतिन का मन थोड़ा सा और खिन्न हुआ। जतिन ने वही कहा, हाँ गुरुजी 2 धोती भी आ जाएगी। मन के अंदर एक ख्याल आने लगा, कितने साल हो गए मैं कभी कुछ भी खरीदने नहीं गया इस तरह से चीज़ें, मुझे क्या पता कितने की धोती आती है। शायद 2 आई जाएंगी, नहीं आएंगी तो मैं दिलवा दूंगा। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी। गुरुजी ने उस नोट को मुट्ठी में ऐसे भींच दिया था। जतिन, गुरुजी ये, गुरुजी ने कहा, अरे जतिन, ओ मैं ध्यान नहीं दिया, ये तो मुड़ गया ना थोड़ा। ये कुछ आएगा क्या इसका भी? जतिन ने कहा, गुरुजी आ जाएगी धोती, आ जाएगी इससे, अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है इसका, आ जाएगी धोती, और नहीं आएगी तो मैं ला दूंगा, आप धोती की चिंता ना करें। और करते करते गुरुजी के हाथ से वो नोट लेके उसको थोड़ा सीधा करने लगा कि भाई बाज़ार में देना है तो कुछ ठीक होना चाहिए। वही नहीं लेता था इस तरह की पेमेंट्स। गुरुजी ने फिर उनके हाथ से वो नोट वापस ले लिया और इस बार और भी गहराई से ज़ोर से भींच दिया। और जैसे वो ऐसा कर रहे थे, जतिन के मुंह से निकले के निकले, गुरुजी ने एक और बात की, उसको अपने हाथ से ज़मीन पे छोड़ दिया। और सिर्फ छोड़ा ही नहीं, 2 बार पैरों से उसके ऊपर आघात भी कर दिया। जतिन को लगा, आज क्या हो गया गुरुजी को, उम्र हो गई इनकी भी, पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। कभी नोट को भींच देते हैं, कभी पैरों के नीचे दबा रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। मेरे दुख का तो इनको अंदाज़ा ही नहीं है, मेरी बातों के लिए तो इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा वो मन में सोच रहे हैं। इतने में गुरुजी ने फिर झुक करके उस नोट को उठाया और जतिन के ही सामने उसको किसी तरीके से सीधा करने लगे। क्या रे जतिन, अभी तो कुछ नहीं आएगा ना रे, ये तो खराब हो गया पूरा, अब क्या करें इसका? जतिन ने कहा, गुरुजी आप धोती की चिंता मत करिए, मैं आपको 6 धोतियाँ ला दूंगा, आप परेशान ना हो, इसको रख दीजिए। ये तो अब ठीक है, ख़राब तो आपने कर ही दिया, इसको कोशिश करते हैं कि कुछ सीधा वीधा कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं। गुरुजी ने हाथ से वो नोट फिर ले लिया और जतिन की तरफ देख करके बोले, क्यों रे पगले,
एक कागज़ का टुकड़ा भींचने जाने पर भी, पैरों के द्वारा आघात करने पर भी ना तो अपनी कीमत कम हो रही है उसकी, ना अपना वजूद खो रहा है। वो अभी भी 500 का ही नोट है, अभी भी उससे 2 धोती आ ही जाएगी। क्या तू इस कागज़ से भी गया गुजरा है क्या रे? जतिन 2 मिनट के लिए पीछे बैठ गया और सोचने लगा, तो गुरुजी ये सब इसलिए कर रहे थे कि मुझे ये समझा सकें। ऐसा ही होता है ना, हम दूसरों के 2 बातें कहने पर, दूसरों की कुछ ऐसी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करने पर, या दूसरों की कुछ जुमले सुनने पर सोचने लगते हैं कि शायद हम अब किसी लायक रहे नहीं, शायद अब हमें वो बात नहीं है, शायद हमारी वर्थ कम हो गई, ऐसा हम सोचने लगते हैं। और होता ये है कि हम अपने आप को उनकी नज़रों से देख रहे होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को अपनी नज़रों से देखना है। और जब गुरुजी ने कहा कि कागज़ थोड़े ना है तू जतिन, तू तो मेरा हीरा है, और जतिन के मन में वो ऊर्जा का संचार हुआ जो एक गुरु के वाक्य से ही हो सकता है। आप सोच ही सकते हैं, जतिन ने फिर मुड़ के नहीं देखा और वापस कुछ समय में अपने फैसलों से अपनी कंपनी को उसी मुकाम पर वापस ले आए। मगर अब उनको निंदा सुनना भी आता था, और अगर कुछ लोग उनके साथ अपना इत्तेफाक नहीं भी रखते थे तो भी उनके साथ काम करना आता था। तो एक मुड़ा तुड़ा नोट बहुत चीज़ें सिखा देता है ना। अगर आपने कुछ सीखा हो और किसी का भला हो तो ज़रूर बांटिएगा इस कहानी को भी। धन्यवाद।